हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। अभी हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 में हमने सब कुछ कर लिया है। आज इस पार्ट में हम चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म करेंगे और कुछ लास्ट जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं चेकआउट करने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन के, वो ज़रा चेकआउट कर लेंगे और उसी के साथ चैप्टर नंबर 1 आज पूरा पैक हो जाएगा। तो आज का चैप्टर फिनिश करने से पहले मुझे 2 डेफिनेशंस पे आपका ध्यान केंद्रित करना है, मतलब आई नीड योर अटेंशन ऑन टू डेफिनेशन। विलियम एफ ग्लुएक सर की डेफिनेशन है। एक है बिजनेस पॉलिसी को लेके, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एमसीक्यू 1 में ये डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। एक आज जो टॉपिक मुझे स्टार्ट करना था वो मैनेजमेंट से स्टार्ट करना था। मैनेजमेंट के लिए विलियम एफ ग्लुएक सर ने क्या कहा, इस डेफिनेशन को समझेंगे, फिर मैनेजमेंट क्या होता है मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा आपको। उसके बाद एक पीटर एफ ड्रकर सर है, उनकी भी डेफिनेशन आज हम देखेंगे और उसके बाद हम जो बिजनेस लेवल है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए विलियम एफ ग्लुएक सर ने क्या कहा मैनेजमेंट के लिए, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक चार्ट बनाया है ताकि ये डेफिनेशन जो है ये 2 आप ध्यान में रखें। इस वीडियो को रोक के एक बार ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के तौर पे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या कहते हैं सर, आइए देखते हैं। कहते हैं यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब होता है सबसे अलग और यूनिक। मतलब जैसे अगर आप अमेजोन को देखो और फ्लिपकार्ट को देखो, दोनों का पर्पस जो है, जो विजन है, दोनों का अलग है। सर विजन क्या होता है, चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट पार्ट से, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिफाइड क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि यूनिफाइड क्या होता है। यूनिफाइड का मतलब जो सबसे अलग होता है। फ्लिपकार्ट कहता है कि मैं अमेजोन बनना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट क्या कहता है कि मैं अमेजोन बनना चाहता हूँ। अमेजोन क्या कहता है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता हूँ जहाँ पे यूज़र को कहीं से भी वो ढूंढे, कुछ भी ढूंढे, वो सभी चीज़ें उसको मिले और उसी समय मिले जो भी वो चाहता है। ये है अमेजोन, दोनों का पर्पस अलग अलग। तो मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिफाइड होता है, सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके से चीज़ें देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें एक चीज़ नहीं रहेगी, इसमें सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना होगा। एक बार बोलो क्या, इसमें सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी साथ में रहेगा, ठीक है। आपके सीईओ जो नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो भी साथ में रहेंगे। आपका, आप ये बोलो कि अगर आप कॉस्ट स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, मतलब कि सबसे कम कॉस्ट पे बेस्ट बेचने की स्ट्रेटजी, तो आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें कोई युद्ध जीतना है, तो जैसे अगर आप युद्ध छोड़िए, क्रिकेट की बात करें, एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, ठीक है सर, और फील्डर होते हैं, अलग अलग जगह पे लगे रहते हैं। एक विकेट के पीछे खड़ा होता है, एक राइट एक लेफ्ट खड़ा होता है और कुछ बाउंड्रीज पे खड़े होते हैं ताकि अगर बॉल आए तो हम रोक सकें। दिस इज कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड, कि सभी चीज़ों को साथ में रख के लेके चलना। कि आप बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस जब भी आप करने की सोचोगे तो चीज़ें अलग अलग नहीं होगी, सबको एक साथ लेके चलना होगा। जब तक चीज़ें एक साथ पे एक नैया पे सवार नहीं होंगी तब तक आप जो चाहते हैं कि आपको मिले वो नहीं हो पाएगा। आज एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मजदूर लिस्ट में कर रहा, तो मजदूर लिस्ट पे भी पूरी कमांड है, लेकिन थ्योरिकल वीक है, तो मैं क्या करूँ, थ्योरिकल पे पूरा ध्यान ले आऊँ या मजदूर लिस्ट को ही अच्छे से कर लूँ या उन्हें छोड़ दूँ। तो सर एक नैया पे सवार करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट हो, सारी स्ट्रैटेजी हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक नैया पे, मतलब इफ़ यू नीड टू क्लियर योर एग्जाम देन यू हैव टू डू एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जामिशन। आपको एग्जामिशन के लिए अगर तैयार करना है तो आपको हर सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, थ्योरी वीक है तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, थ्योरी वीक है प्रैक्टिकल अच्छा है तो भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ताकि 50-60 मार्क्स आपके आ सकें। दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि दिमाग में सेट हो। यूनिफाइड है, कॉम्प्रीहेंसिव है, इंटीग्रेटेड है। यूनिफाइड मतलब सबसे अलग, सबसे न्यू, सबसे डिफरेंट। कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड मतलब सबको साथ लेके एक दिशा में चलना होगा। डिजाइन टू अश्योर, हम इसे इसलिए बनाते हैं ताकि हम अश्योर कर सकें, मतलब निश्चिंत हो सके। निश्चिंत मतलब विदाउट टेंशन, हम अश्योर हो सके, मतलब कि हम अश्योर मतलब इस चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, अपने आप को तसल्ली दे सके कि हाँ हमारा काम सही तरीके से हो रहा है। हम ये डिज़ाइन करना चाहते हैं। क्या डिज़ाइन करना चाहते हो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जो बिजनेस है वो अचीव हो रहा है। आगे वो बोलता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एंटरप्राइज या बिजनेस आर अचीव्ड। मतलब क्या सर आपको लगेगा कि डेफिनेशन टफ है, मैं अभी कैमरे में सामने देख रहा हूँ और मैं पूरी डेफिनेशन दोहरा दूंगा और देखना एग्जैक्ट वही वर्ड्स होंगे। यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड है,
ठीक है सर। यूनिफाइड मतलब सबसे अलग, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मतलब कि सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, जोड़ के चलना है। उसके बाद इसने क्या बोला, आर डिज़ाइंड, इसको इसलिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं हम, या इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं टू अश्योर, ताकि हम निश्चित हो सके कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज आर अचीव्ड, कि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का वो अचीव हो सके। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है सर। इस डेफिनेशन पे इतना जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है अगर मैनेजमेंट के ऊपर आपसे पूछे तो आप विलियम एफ ग्लुएक लिख के अगर ये डिफाइन करें फिर अपने शब्दों में लिखें तो मार्क्स बेहतर मिलेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जोर दिया। अदरवाइज मैं सारी डेफिनेशन भी आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आइए सर, अब मैं आपको ले चलता हूँ आपकी बुक के ऊपर। ये देखिए सर, विलियम एफ ग्लुएक सर के आप फोटो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, विलियम एफ ग्लुएक सर ऐसे दिखते थे। ये आपकी डेफिनेशन है। उसके बाद एक दो डेफिनेशंस और हैं, वो आप हाईलाइट कर लीजिए, आप खुद से पढ़ सकते हैं, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। स्ट्रेटजी क्या है सर, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर की एक डेफिनेशन है, ये हल्का सा मैं मार्क कराना चाहूँगा, उसके बाद मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म है हमारा। ये कहते हैं मैनेजमेंट एक तरीके का फंक्शन है, मतलब कार्य प्रणाली, फंक्शन मतलब कार्य प्रणाली है, एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्यों वर्ड रखा गया सर, फंक्शन तो समझ आया, कार्य प्रणाली, डिसिप्लिन क्यों? कि भैया समझो आप, जैसे कई बार आप खुद अपनी स्टडी को लेके कहते हैं कि सर कभी तो 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी हमसे 4 घंटे नहीं पढ़ा जाता। इसका मतलब क्या है कि आप फंक्शन तो कर रहे हो लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सच में चाहिए, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, डिग्री हो, आपकी लाइफ ड्रीम का जो भी आपने डिसाइड किया है वो हो, तो आपको फंक्शन भी होना पड़ेगा और डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। आपने एक लाइन सुनी होगी बचपन में, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, मतलब इफ़ यू प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग देन डेफिनेटली आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन आपने एक दिन प्रैक्टिस की फिर नहीं की तो चीज़ें अचीव नहीं होंगी। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एक सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे सारी चीज़ें डिसिप्लिन हो, फंक्शन वे में हो, और टास्क टू बी डन, जो भी कार्य दिया जा रहा है वो कार्य भी समय से खत्म हो। एंड मैनेजर प्रैक्टिस एंड दिस डिसिप्लिन, जो भी मैनेजर्स होंगे वो जो डिसिप्लिन हमने बनाया उसको फॉलो करेंगे, कैरी आउट करेंगे सभी फंक्शन को और अपने टास्क को पूरा करेंगे। ये हमारे पीटर एफ ड्रकर, मतलब पीटर ड्रकर, आप डायरेक्ट बोलिए, पीटर ड्रकर जी ने ये बताया, विलियम एफ ग्लुएक ने ये बताया। दो डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा याद हो जाए। विलियम एफ ग्लुएक तो हमने याद कर ली, पीटर एफ ड्रकर पे भी थोड़ा सा कमांड बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया वो है हमारा स्ट्रेटजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सर देखो, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। आइए, यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा कि जो मैनेजमेंट होता था, मैनेजमेंट जो आपका होता है वो 3 लेवल पे होता था। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप सीखते थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो यहाँ पे इसे आप बोलते थे टॉप लेवल। फिर जब आप बड़े हुए तो आपने सीखा कि हम इसको टॉप लेवल को कॉर्पोरेट लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है सर। मिडल लेवल, मिडल लेवल को हम बिजनेस लेवल भी बोलते हैं, बिजनेस लेवल। उसके बाद है मिडल लेवल के बाद हमारा फंक्शनल लेवल। अब आप बोलोगे सर फंक्शनल लेवल को बाहर रख दो, ठीक है भाई, कर देते हैं, फंक्शनल लेवल को बाहर रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम रख देते हैं हम बॉटम लेवल। ठीक है सर, आपने बॉटम लेवल को यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं जरा एक बार सोचिएगा। यहाँ पे वो लोग होते हैं जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी मेकर, स्ट्रेटजी मेकर। सर कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं? सर ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए, हमारे बिजनेस को स्टेबल होना चाहिए, हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहिए, या हमारे बिजनेस को कहीं पे लिक्विडेट कर देना चाहिए कि भैया कोई बिजनेस अगर लॉस मेकिंग है तो उसको बंद कर दिया जाए। बिजनेस लेवल वाला कहता है कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम बेचने जा रहे हैं, ठीक है सर, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में बेस्ट होना चाहिए, कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करना चाहिए। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है इतनी बेहतरीन कॉस्ट पे अच्छी चीज़ें दो ताकि लोग कहीं और जाए ना, जैसे MI फ़ोन, OnePlus फ़ोन, ठीक है। और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या बोलता है कि अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाओ, लाइक एप्पल, आईफोन, कि लोग प्रीमियम पैसे पे भी आपको
रेडी हो बाय करने के लिए। फंक्शनल लेवल क्या बोलता है, ये कहता है भैया R&D करवानी है किसी प्रोडक्ट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना है किसी प्रोडक्ट का, या फिर आप इस तरीके से बोलिए यहाँ पे कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, R&D हो गया, आपका फाइनेंस लेवल जो है कि किस प्रोडक्ट पे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, आपका HR मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो एक एक करके, कि R&D करवा रहे हो प्रोडक्ट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भेज रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो कस्टमर है उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सप्लायर हमें टाइम से दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें, फाइनेंस लेवल कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, HR मैनेजमेंट, ठीक है, किस एम्प्लॉय को रखना है, किसकी कितनी सैलरी बढ़ानी है, किसको कितनी ट्रेनिंग देनी है, किसको कैसे रखना है, किसको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होती है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे एक वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, इन्हीं चीज़ों को देखो मैं आपको और बता दूं, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में फुल डिटेल, ये जो आप है ये पूरा आपका चैप्टर 4 चला गया, ये आपका चैप्टर 5 में आप देखेंगे, ठीक है, और ये आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ओके। मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कौन सा कहाँ आपको पढ़ना है। तो अब यही चीज़ अब एक नए पिरामिड के साथ आप देखेंगे, अब यही चीज़ आप एक नए पिरामिड के साथ देखेंगे, और इसका नाम अब सब जगह आपको स्ट्रेटजी ऐड कर देना है, ठीक है। अब इन्हीं सभी चीज़ों में, ये जो मैनेजमेंट लेवल था आपका, अब इन्हीं सभी चीज़ों में आपने क्या इंट्रोड्यूस करा दी, स्ट्रेटजी। तो ये हो जाएगी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये हो जाएगा आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और ये हो जाएगा आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है सर। आई होप मेरे साथ आपने ये चार्ट बना लिया होगा। अब इसके बाद अब आप जो थ्योरी है मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ें टर्म बाय टर्म जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये एक चार्ट के थ्रू यही चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें कौन कौन होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप इसमें वो भी चीज़ें लिख सकते हैं। मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको लिखना हो कि इसमें क्या क्या काम होते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पे आप इस तरीके से बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट लेवल ये बताता है कि लॉन्चिंग किसको करना है, लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हमें कॉर्पोरेट लेवल बताता है। प्लांट की लोकेशन क्या होगी, प्लांट की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। मार्केट का सेगमेंट कौन सा होगा, मतलब कि एजेड लोगों को बेचना है, यंग गर्ल्स को बेचना है, यंग बॉयज़ को बेचना है, बेबीज़ को बेचना है, किसको बेचना है, ठीक है। आपके जो भी डिवीज़न होंगे प्रोडक्ट के, उनके डिसीजंस को यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है 10-20 साल के लिए, तो ये लोग सोचते हैं इसके बारे में, ओके। अब यहाँ पे फंक्शनल लेवल में क्या है, फंक्शनल लेवल में हम ये देखते हैं जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का इन्वेंट्री कितना है, ठीक है। प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, कब नया प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ये सारी बातें ये लोग देखते हैं, ठीक है सर। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं वापस आता हूँ, ठीक है, ओके। आइए अब इसकी स्टडी करते हैं थ्योरी को। अब आपको एक बार में थ्योरी जो है इसकी समझ में आने लग जाएगी, और एक बार में आप इसको मेरे साथ रीड भी कर सकते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल कहता है इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब ये वो बता रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ पे बैठते हैं, मतलब कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आते हैं। तो उसने बताया CEO आता है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। CEO, दिस वर्ड इज CEO, CEO आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट स्टाफ आता है इन कंसल्टेशंस विद द अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। और उन्हें जरूरत पड़ती है तो अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। द रोल ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग भूमिका निभा रहे हैं, रोल मतलब भूमिका निभा रहे हैं, और जो वो देख पा रहे हैं, ओवरसी द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं कि कहाँ किस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में रखना है, कौन से प्रोडक्ट। जैसे अभी अंबानी साहब जो हैं, आपके जियो के जो ऑनर हैं, वो अभी ये सोच रहे हैं कि 5G को कैसे लाया जाए। दिस इज CEO, ओवरसी द डेवलपमेंट्स। वो देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे वैल्यू ओरिएंटेड,
कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लेस कंक्रीट होता है, कम शब्द नहीं होते सर, इसमें बहुत चीज़ों से डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि पैसे लगने वाले हैं मोटे, इसलिए हर चीज़ को समझना होता है। दोज एट द बिजनेस ऑफ द फंक्शनल लेवल, डिसीजन आर द स्पोरेडिक एंड पीरियडिक, ये वर्ड हटा दो आप यहाँ से, आप ये वाला याद रखो, आपको एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि डिसीजंस आर पीरियडिक, मतलब कितने समय में हमें क्या अचीव हो जाना चाहिए, कितने रिटर्न हमें आ जाने चाहिए, कितनी हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कितने समय के अंदर करनी है, ये सारी चीज़ें होती है सर इसमें हाई रिस्क होता है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें, लॉन्गर टाइम प्लानिंग दैट इज़ लॉन्ग रेंज, मतलब कि इसमें जो भी प्लानिंग होती है वो लंबे समय के लिए होती है, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल, जब तक रिटर्न ना आ जाए, जब तक उसकी डेवलपमेंट ना हो जाए, चीज़ें सोची जाती है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि इसमें हम अपनी डिसीज़न को टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि यहाँ कोई खतरा आ गया या फिर कोई डेंजर है, या फिर हो सकता है हमारी रिटर्न जो लग रही है वापस नहीं आएगी। इसमें कुछ डिसीजंस जो हैं वो बताए गए हैं, जैसे डिविडेंड पॉलिसी, कितना डिविडेंड दिया जाए, डाइवेस्टमेंट मतलब जहाँ पैसे लगाए गए उसको वापस निकाल लो, एक्विजिशन डिसीजन या किसी बिजनेस को खरीद लो, ठीक है, जिसमें आप ये लिख सकते हो फेसबुक एक्वायर व्हाट्सएप, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिसाइडिंग ऑन सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, अगर पैसा उठाना है तो शेयर से खरीदें, मतलब शेयर इशू कर दें, टैप इशू कर दें, लोन ले ले बैंक से, क्या करें, ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। मिशन एंड गोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा स्ट्रेटजी को, लीडरशिप क्या होगी हमारी, कैसे आप लोगों को गाइड करोगे कि हमारे साथ मिलकर काम करो लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। नाउ बिजनेस लेवल क्या कहता है, दिस लेवल include the executive at the business level or the business level manager. The strategic role of these managers is to translate the general statement of direction and intent that come from the corporate level into concrete strategy for individual business. Thus, whereas corporate level general managers are concerned with the strategy that cover individual business level general managers are concerned with the strategy that are specific to a particular business. अभी जब चैप्टर 4, 5 और 6 कर लोगे, फिर जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि तब तक आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी देख ली होगी जो आपके दिमाग में टच होंगी, तो आप ये डेफिनेशन जो है ना और इजी लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉप हेडिंग में ना आगे लिख दो, यहाँ पे ये चैप्टर आपका 4 है, ये आपका चैप्टर 5 है, ये आपका चैप्टर 6 है। लिखो सर मोर डिटेल रीडिंग आफ्टर चैप्टर 4, 5 एंड 6। जब आप वो कर लोगे ना तो और डिटेल क्लियर हो जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बिजनेस लेवल पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लेवल, मतलब ये मिडिल लेवल है, तो कह रहा है कि भैया हम ब्रिज होते हैं इनको और इनको आपस में जोड़ने के। डिसीजन आर पीरियडिक, ठीक है सर, मतलब समय अंतराल, कितने समय में क्या हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, प्लांट लगेगा कितने दिन में लग जाएगा, 1 महीने 2 महीने, डिज़ाइन प्रोडक्ट करना है कैसे हो जाएगा, सारी चीज़ें। मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड, लेस कॉस्टली होता है, कम रिस्की होता है, पोटेंशियल प्रॉफिटेबल, अगर सही से लगाया गया तो फ़ायदा भी होता है। डिसीजंस इंक्लूड प्लांट लेआउट, प्लांट कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रक्चर। नाउ लास्ट फंक्शनल लेवल, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, दे are responsible for the specific business functions such as account, sales, समझ पा रहे हो आप, जैसे जिसको बेचा, किसको बेच रहे हैं, उसका अकाउंट कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें फंक्शनल लेवल पे आती हैं। दैट आर फॉर्म अ कंपनी और इट्स डिवीजन। Functional manager develop functional strategy in their area that help fulfill the strategy objectives set a business and a corporate level. Functional manager provide several information to a business level and corporate level, which ultimately help in crafting a realistic strategy. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैसा यूजली क्वान्टिफेबल होता है, मतलब इसमें हम क्वांटिटी में बात करते हैं, जैसे 10,000 क्वांटिटी बनानी है, 20,000 बनानी है, जो भी है इसमें हम सारी चीज़ों को डिफाइन रखते हैं। ठीक है सर, ओके। उसके बाद इन्वॉल्व डे टू डे एक्शंस, रोजाना हमें क्या करना है, वो कल जैसे HR मैनेजमेंट, भैया कल आपका काम जो है ना उस ऐप को डेवलप करना है, आपका काम जो है ना, जैसे अगर आप CA फर्म में तो आपको उस क्लाइंट के यहाँ जाके ये वाला काम करके आना है, आपको ये चीज़ें वहाँ चेक करना, मतलब डे टू डे चीज़ें यहाँ पे गाइड होती हैं। क्रिटिकल डिसीजन होते हैं हर वीक बेसिस, मंथली बेसिस, शॉर्ट रेंज होता है, रिस्क कम होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वो भी थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि यहाँ डिसीजन नहीं है, यहाँ तो प्रोडक्ट बनाना है। मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब सभी को आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, एक ही काम 2 बार हो गया।
ये गलतियाँ यहाँ हो सकती है। लो फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार जो फाइंड है आज ये करना है तो आज यही करना है, आप नई चीज़ें नहीं रख सकते। डिसीजन इंक्लूड प्रोडक्शन शेड्यूल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेली ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़। तो सर मैंने विथिन 20 मिनट्स आपका ये टॉपिक खत्म कर दिया है। और आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है सर, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। स्ट्रेटजी बेनिफिट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, 3rd भी हो चुका है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है सर, आइए सर देखते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है। हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंश्योर दैट द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द फर्म विद दिस एनवायरमेंट। आप ये कैसे सकते हो कि वो करेक्ट अलाइनमेंट देता है, क्योंकि उसमें डिसीजन होते हैं। अब देखो इसकी स्टडी मेरे लायक कुछ नहीं है इसमें कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत रीडिंग अगर आप दोगे जो आपने पढ़ा है तो आपको अपने आप ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। आपने अभी तक जो पढ़ा वो देखा स्टडीमेंट क्या कहता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इसे लिखना कैसे है। तो ये आपका होमवर्क में डाल रहा हूँ, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। मेरे सिखाने लायक कुछ नहीं है, रीडिंग लायक है, 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद कॉपरेटिव स्ट्रेटजी इंश्योर क्या करता है, एक्सप्लेन करिए। इसको भी होमवर्क में रखिए सर, मेरे लायक नहीं है सर, आप खुद से पढ़ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 लेवल्स ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ये भी होमवर्क में रखिए सर। आज आप स्ट्रेटजी करेंगे इसकी, इससे आप ये सीखेंगे कि हमें अगर एग्जाम में पूछ लिया तो हम कैसे चीज़ों को डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टेजेस इन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो ये लिखिए सर आफ्टर चैप्टर 3। चैप्टर 3 जब हम करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे डीप में। अभी मैं बताने के लिए तो बता सकता हूँ, लेकिन दिमाग में सेट नहीं होगा, फिर आप ये कहोगे टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं। तो चैप्टर 3 की बात करेंगे, फिर हम एक एक चीज़ पे टच कर पाएंगे। उसके बाद है, इसने कहा स्ट्रेटजिक मैनेजर है XYZ का, फिर वो कह रहा है कि स्ट्रेटजिक मैनेजर जो है व्हाट शुड बी योर टास्क टू परफॉर्म, अगर आप हो तो आप क्या करोगे। तो ये भी आप लिख दो सर, चैप्टर 3 के बाद करेंगे हम, ठीक है, ओके। उसके बाद है व्हाट इज स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, ये भी लिख दो सर चैप्टर 3 के बाद। उसके बाद है स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या है, ये भी लिखो सर चैप्टर 3। सर पक्का आओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप चैप्टर 3 पे चले गए तो इस पर वापस नहीं आओगे, टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ याद रहेगा, मैं हर चीज़ आपकी कवर अप करके दूंगा। तो फिर सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो चुकी हैं। चलिए सर, अब 20 मिनट्स नहीं 10 मिनट लेंगे हम, 10 मिनट में पूरा चैप्टर जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है सर, टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने एप्पल की बात की थी, एप्पल में हमने बात की थी स्टीव जॉब्स सर की। इन्होंने कहा था कि जब आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, आप लाइफ जो लेके यहाँ पे आए हो, तो इसलिए मत आओ कि आओ और झक मार के जाओ, नहीं, जब भी आओ इस पर्पज से आओ कि मुझे एक डेंट क्रिएट करना है यूनिवर्स पे। मतलब कि मैं आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, सिर्फ खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा नहीं सर, हिस्ट्री क्रिएट करके जाऊँगा। इस मोटो के साथ मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपका। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्लोगन लिखा था, यहाँ पे आपके लिए कुछ थीम दी थी। वो थीम ये थी SM की कि भैया 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो कम लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं लाइक एप्पल, और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू कम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये 2 चीज़ों के बेसिस पे मैंने आपको गाइड किया था। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि आप बिजनेस स्टार्ट करो तो इस पर्पज से स्टार्ट करो कि आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हो, ठीक है सर। तो दोस्त, हम हमेशा बिजनेस के लिए ये सोचेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट कमाना है। हम जितने लोगों को जितना सर्व कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा था चैप्टर 3 में एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, बिजनेस डेफिनेशन स्ट्रेटजिक इंटेंट के अंदर, वहाँ मैं आपको और डीप में इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो आता है हमारे पास बिजनेस पॉलिसी क्या है। तो बिजनेस पॉलिसी 1911 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस की। उन्होंने कहा बिजनेस करने के लिए अगर बिजनेस पॉलिसी को समझा जाए तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से बनती है। तो इसके अंदर हमने कुछ बातें देखी थी, इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अग्रवाल मूवर एंड पिकर्स का। मैंने वहाँ पे आपको 3 बातें कही थी। पहली बात कि वो मंथन डे रखते हैं ताकि वो समझ पाएँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है। तो इससे मैंने एक पॉइंट अटैच भी किया था कि भैया आप एक बार रूल सेट कर देते हो, पॉलिसी सेट कर देते हो, इसका मतलब नहीं है वो परमानेंट और फिक्स हो गया, आपको टाइम टू टाइम उसको एवेल्यूएट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये डे टू डे में जो भी दिक्कतें आ सकती हैं एक डिसिप्लिन बनाया जाता है कि कैसे इसको सेट किया जाए ताकि आपको बार बार कॉल करके हायर मैनेजमेंट को परेशान करने की जरूरत ना पड़े। आपको पहले से ही सब सिखा के ट्रेन करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखना होता है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक
मंथ एंड डे के बाद मैंने आपको दिया था, जैसे कोई भी लेडीज़ है, वुमेन है, चाइल्ड है, बच्चा है, बार बार आ रहा है जा रहा है काम करते दौरान, तो अग्रवाल मूवर एंड पेकर्स के टॉप ने उन्हें ये सिखाया था कि आप 2 फीट का डिस्टेंस ले लें ताकि वो आसानी से आए जाए, आपको उन्हें दिक्कत नहीं होने देनी है। आपको ये नहीं देखना है कि हमें क्या दिक्कत होती है, आपको ये देखना है कि हमारी वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऑटोमेटिकली वो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम समझ जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको एक लास्ट इसमें ऐड किया था पॉइंट कि मंदिर वाला एग्जाम्पल। मंदिर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मंदिर को सबसे पहले पैक करेंगे। पहले अपने शूज़ उतारेंगे, सॉक्स उतारेंगे, हाथ धोएंगे, फिर मंदिर को पैक करेंगे, फिर आप मंदिर को कैरी करेंगे, फिर आप उसको ले जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक बिजनेस पॉलिसी का थीम समझाया था मैंने आपको। उसके बेसिस पे ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको मार्क कराए थे, जिसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स को मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंटेंट एंड सिंपली गाइडेंस, इसमें हम ये देखते हैं कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसका इंटेंट क्या है, वो किस पर्पज से कर रहा है, वो अपना बेनिफिट कमाना चाहता है या लोगों की हेल्प करना चाहता है। उसके बाद अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन, कि आप जैसा भी बिजनेस पॉलिसी रखेंगे ये आपके आने वाले फ्यूचर को गाइड करेगा। जैसे अब अगर मंदिर को हमने सीखा कि हमने मंदिर को कैसे उठाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म में जब भी हम कहीं जाएंगे वो हमेशा हमें समझेंगे कि यार ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे से आते हैं, कितने अच्छे से जाते हैं, हमारी चीज़ों को कितने प्यार से उठाते हैं, कैरी करते हैं। लॉन्ग रन में वो हमारी भी 4 बातें तारीफ़ करेंगे। देखो, अपनी तारीफ़ करवानी है तो इस तरीके से मत कराओ कि पैसे दो और तारीफ़ करो। आप इन लोगों के लिए कुछ करके जाओ ताकि लाइफ टाइम वो लोग आपको याद रखें। दिस इज़ योर बिजनेस पॉलिसी। उसके बाद मैंने कहा था इस पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल की, कि भैया गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, कौन से नए सोर्सेज को कहाँ लगाना है। तो इस पर मैंने एग्जाम्पल दिया था मंदिर पर लगने वाले स्टिकर्स। इसके बाद था बिजनेस पॉलिसी आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शंस, कि हमारे जो स्टाफ है वो कहाँ जाके कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे काम करेगा, इन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद सर आज ही हमने मैनेजमेंट में पढ़ा, और मैनेजमेंट में सबसे हाईलाइटेड जो मुझे रखना है विलियम एफ ब्लूएक सर की डेफिनेशन रखनी है। और उसके बाद मैंने आपको पीटर ड्रकर सर की डेफिनेशन को मार्क करने के लिए कहा था। विलियम एफ ब्लूएक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड है, इसलिए डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि जो बिजनेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, उससे हम कहते हैं मैनेजमेंट। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है कि भैया आप एनालाइज करो कि आपको कहाँ जाना है, आप आज कहाँ हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप वो क्या स्टेप लेंगे ताकि आप फ्यूचर में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच पाए। मैंने कहा था एसएम जो है मोर क्लियरिटी के साथ चैप्टर 3 में आएगा, जो अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट पार्ट से, तो उसमें हम ओवरऑल इसको बढ़िया से कवर करेंगे और मैं इसकी नस नस और बूटी बूटी निकाल के आपके सामने रखूँगा और आप एक एक चीज़ को समझ पाएंगे विथ प्योर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए चैप्टर 3 के लिए, वहाँ पे हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला है कि भैया क्रिएटिव कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मार्केट में आप भी हो, आप ही कंपटीटर हैं, लेकिन आप सबसे बेस्ट पे कैसे बना रहे हो, दिस इज़ क्रिएट कम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा हमने ये समझा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जहाँ रहती है उसके साथ उसका इन्वायरमेंट भी बिलोंग करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कब कहाँ कैसे चेंजेस आ सकते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना होगा। एसएम आपको इस चीज़ में हेल्प करता है। सर एसएम क्या है, एसएम के बेनिफिट क्या है, तो इसमें पहला हमने देखा था प्रोएक्टिव बेनिफिट, उसके बाद देखा था रिएक्टिव बेनिफिट। प्रोएक्टिव आपको पहले से ही गाइड कर देगा लॉन्ग टर्म में क्या करना है, कैसे करना है। रिएक्टिव कोई पिटफॉल आएंगे, कुछ गड्ढे आएंगे तो उन चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये ऑलवेज लॉन्ग टर्म होता है, ये लॉन्गिट्यूड को बिलोंग करता है, इसमें टॉप लेवल शामिल होता है। इसके बाद इसकी हमने जब वीकनेस देखी थी या फिर लिमिटेशंस देखी थी तो हमने ये समझा था, पहली दिक्कत ये है कि भैया कॉस्ट ज़्यादा लगती है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थर्ड मार्केट में कब कहाँ कैसे हो जाएगा हर चीज़ को एडवांस में प्रिडिक्ट करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। उसके बाद पार्टली प्रोएक्टिव होता है, पार्टली रिएक्टिव होता है, तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, 2-3 केस स्टडी भी देखी थी हमने। ओवरऑल यही समझा था, दिस इज ब्लेंड ऑफ द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश यही करनी है कि वो प्रोएक्टिव रहे, लेकिन रिएक्टिव भी उसे कई बार होना पड़ेगा अगर सिचुएशन एडवर्स आ जाती हैं तो भैया हमने प्रोएक्टिव के लिए डेफिनेशन में स्टार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि कंपनी का कुछ एक्सपीरियंस है, कंपनी की कुछ नॉलेज है, वो एक्सपर्ट से पूछता है, ट्रेंड को समझता है, पास्ट को समझता है और अपना एक एजम्पशन लेके कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, इस बेसिस पे जो काम करता है उसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव। लेकिन अचानक से कोई दिक्कत हो गई, मोदी जी ने कह दिया कल से कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, तो उस समय इमीडिएटली हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा, दिस इज द रिएक्टिव स्ट्रेटजी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट टॉपिक था हमारे पास जो आज ही हमने पढ़ा। हमने कहा कि क्लास 12 में हमने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप, मिडल एंड बॉटम, उसी को हमने क्लासीफाइड किया कॉर्पोरेट में, बिजनेस में एंड फंक्शनल लेवल में। फिर मैंने आपको कहा कि चैप्टर 4 में क्या आता है, चैप्टर 5 में क्या आता है, चैप्टर 6 में क्या होता है।
जो टॉप में होता है, जो कॉर्पोरेट लेवल होता है, वो डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओवरऑल बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद जो बिजनेस लेवल होता है वो ये बताता है कि किस सेगमेंट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थर्ड जो होता है वो फंक्शनल लेवल होता है, वो ये बताता है कि R&D में क्या करें, सेल्स में कैसे करें, अकाउंट कैसे बैलेंस करें। अब प्लांट को कहाँ कैसे फिट कराना है ये बिजनेस का काम है, लेकिन ओवरऑल हमारा बिजनेस करेगा क्या ये हमारे टॉप का काम है। एट द एंड इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है ये हमारे फंक्शनल लेवल का काम होता है। इस तरीके से 3 और लेवल होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। इसके बाद मेरे दोस्त जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने केस स्टडी भी की थी इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे 2 केस स्टडी की थी, जहाँ पे हर्षा का वीडियो भी हमने देखा था लास्ट पार्ट में। हमने यही समझा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एसएम जो है वो लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक गवर्नमेंट सेक्टर भी चाहता है कि हम टॉप पे आए, वो अच्छे स्कूल्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे तरीके से सबको सर्व करना चाहता है। बेशक आप प्रॉफिट नहीं कमाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोगों को बेस्ट सर्विस देनी होती है। एसएम प्रॉफिट कमाने का नाम नहीं है, एसएम बेस्ट बनने का नाम है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का नाम होता है। जहाँ पे स्कूल में आप देखते हो कि हम डिजिटल प्रोजेक्टर लगा के ऑनलाइन क्लासेस करवा के बच्चों को कैसे पढ़ाए। हॉस्पिटल में आप देखते हो कि एक जो डॉक्टर है वो कैसे किस तरीके से अपने क्लाइंट और पेशेंट को गाइड करता है, ऑनलाइन ही कैसे काम करता है। अगर कोई पेशेंट नहीं आ सकता तो घर पे जाके डोर टू डोर सैंपल कलेक्ट करके भी आप उसकी हेल्प करवा सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम कैसे इसको यूज़ करें, आप ये कहिए कि हम इसे कैसे अपने आप को बेस्ट बनाएं एसएम का यूज़ करके। एक केस स्टडी आपने देखी थी कि एक हेल्थ क्लब है, वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट तो नहीं कमाना चाहते, लेकिन जो लोग जॉब पे जाते हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो उनका आप एसएम लगाओ, आप एक्सपर्ट्स को हायर करो, जिस पे मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी 5-10 मिनट के अंदर। और मैंने ये कहा था कि आप उन्हें ये मत दिखाओ कि हम नॉन गवर्नमेंट है तो हम आपके लिए बस काम चलाओ काम देंगे, नहीं। आप नॉन प्रॉफिट हो तो भी आप इस तरीके से काम करो कि लोगों को बेस्ट सर्विस मिले, ताकि वो लाइफ टाइम याद रख सके कि इन्होंने हमारे साथ हमारी लाइफ में क्या चेंज करके दिया। वो हमने केस वहाँ पे देखा था, केस स्टडी में, इस बुक के लास्ट में है, हमने किया था पिछले पार्ट में, एक बार आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये चैप्टर होता है ओवर। ठीक है सर, कितने मिनट लगे सर? 10 मिनट लगे मुझे रिवीजन में, आपको 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में। इस तरीके से आप कहते हो थ्योरी वीक है, मैं ये नहीं कहता थ्योरी वीक है, मैं ये कहता हूँ आपके पढ़ने का तरीका गलत है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लाइफ में भूल जाओ। चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है, आपका काम है इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, प्रॉपर स्टडी करो। इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पे भी अराउंड 4 क्लासेस लगेंगी और उसका रिवीजन करके क्वेश्चन बैंक के साथ हम उसे खत्म कर देंगे। ठीक है सर, अलविदा चाहूँगा। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।